आज आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर यूपीपीएससी 2023 के लिए जो कोचिंग है ध्येय आईएएस के पेपर हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार के संबंध में किसने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं? तो इसका आपका सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसके आंसर है सी, भीमराव अंबेडकर ने यह कथन कहा था कि एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। अंतिम सरकार का आपका गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? 1945 का शिमला सम्मेलन वेबल योजना के तहत आहूत किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। क्या नाम है? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया? मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना, तो इसका जो है कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है आपकी प्रथम संविधान सभा का बैठक हुआ था और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वो था आपका 16 अगस्त 1946 को। और संविधान जो मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होना कब था? तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4, निम्नलिखित में किस वाद में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? केशवानंद भारतीवाद, इनरी बेरूवाद, एस.आर. मुंबईवाद और गोलकनाथवाद। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। बेरूवाद में कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। बेरूवाद कब आया था? तो 1960 में आया था। और इसके बाद जो है केशवानंद भारतीवाद आता है 1973, जिसमें कहा गया कि उद्देशिका आपका संविधान का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 50वें संविधान संशोधन, 86वें, 87वें, 88वें। तो इसका आंसर है आपका बी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको जो है अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी। ये किसके द्वारा दी जाएगी? तो उनके माता पिता या संरक्षक के द्वारा दी जाएगी। प्लस ये है इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान में। और ये सिफारिश किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 क में है। आर्टिकल जो है आपका 51 क है, 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6, देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। विधि का शासन आपका ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। असंघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह से ए का 2 एक जगह अब मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी का 1 और सी का 4, 3, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित है? कथन और विद्वान दिए हुए। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, किसने कहा? केसी वेयर ने कहा था। भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है, ये किसने कहा? तो सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, ये किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने कहा। तो ऑस्टिन ने किस पे फोकस किया? सहकारी संघवाद पे फोकस किया, सहकारी संघवाद। और आइवर जेनिंग्स ने कहा कि संविधान कठोर है और केसी वेयर कहते हैं अर्धसंघीय संविधान है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारतीय संविधान क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है।
तो इसका आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है कि भारत जो है विभक्त राज्यों का, मतलब राज्यों का विभाजन हो सकता है लेकिन संघ का विभाजन या संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता, जबकि राज्यों को समाप्त किया जा सकता है। और राज्यों की जो है सुरक्षा नहीं दी जाती है कि अगर मान लीजिए यूपी बन गया तो यूपी को जो 4 भागों में बांटा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यूपी जैसा भी है वो वैसा ही रहेगा, उसको बांटा भी जा सकता है, उसके सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, हर एक चीज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि नए राज्यों के प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा? आर्टिकल 1, आर्टिकल 3, आर्टिकल 2, आर्टिकल 4। तो इसका आंसर है डी। आर्टिकल 4 में यह कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 2 में क्या होता है, जब किसी नए राज्य का जो भारत में है उसको उसके अलावा किसी और राज्य से अगर मान लीजिए प्रवेश होता है किसी भूभाग का, क्षेत्र का, तो उसको हम किस में रखते हैं? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में क्या होता है कि राज्यों का प्रवेश छोड़ के गठन, निर्माण, सीमाओं, नामों में परिवर्तन जो होता है वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाएंगे। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने नहीं पारित किया है समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया समाप्त नहीं होंगे। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए। लोकसभा अगर का विघटन हो जाता है तो लोकसभा में जो भी विधेयक होंगे लंबित वो समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। यदि लोकसभा अनुदान मांग को अस्वीकार कर देती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है ए। दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसे स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहते हैं। इसका गठन सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने से पहले किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर है डी। ये जो है बजट प्रस्तुत हो जाता है तब इसका गठन किया जाता है, मतलब पहले नहीं बाद में किया जाता है इसका गठन, बजट प्रस्तुत होने के बाद। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो 30 ही लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से सदस्य होते हैं। बाकी सभी कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के बारे में हमें उनके पहले के राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल राजाओं ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख लिखवाने की प्रथा चलवाई, जिनमें उनके विजय के वृत्तांत दिए जाते थे। तो इसका आंसर है आपका ए। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो चोल शासक जो थे, चोल शासक कौन कौन थे? तो राजराज हैं एवं राजेंद्र प्रथम द्वारा अपनी विजय की पहचान के रूप में इन्होंने विभिन्न स्थानों पर शिव एवं विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए, जिसमें प्रसिद्ध है आपका तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन निम्नलिखित में से किस एक शासक की राजसभा में रहते थे? तो इसका आंसर है हो जाएगा आपका, देखते हैं पहले ऑप्शन देख ले, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम। तो इसका आंसर है ए। नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में दंडिन रहते थे। और नरसिंह वर्मन द्वितीय जो हैं उन्होंने क्या किया था? तो ये जो है कैलाश के मंदिर, कांची के कैलाश के मंदिर का निर्माण कराया, कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, प्लस महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। दंडिन की पुस्तक कौन सी है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के विकास के संबंध में प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर है आपका बी। गयासुद्दीन तुगलक के लिए उन्होंने कहा कि, निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सा कल्हड़ की राज तरंगणी के संबंध में सत्य है? इससे कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। राज तरंगणी की रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, 1 तथा 2 दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। कल्हड़ की राज तरंगणी के संबंध में दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार एवं लूट को समाप्त करने हेतु किस एक विभाग की स्थापना की गई थी? दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए रियासत, सहना ए मंडी, अमीर ए बहर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दीवान ए मुस्तखराज। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार एवं लूट को समाप्त करने के लिए दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। तो आपका रियासत में क्या होता था? ये व्यापारी पर नियंत्रण करने के लिए आपका दीवान ए रियासत लाया गया था। व्यापारियों पर नियंत्रण करने के लिए दीवान ए रियासत लाया गया था। अमीर ए बहर जो है ये आपका किससे संबंधित था? तो नौकायन एवं जलयानों से संबंधित था। और सहना ए मंडी जो थे ये बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली से संबंधित थे। किससे? बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। राजवंश और प्रमुख शासक दिए हुए हैं, देखते हैं। पुष्यभूति वंश जो है हर्षवर्धन इसके प्रमुख शासक थे। मौखरी वंश के जो थे प्रमुख शासक वो हरिवर्मा थे। गौड़ वंश के जो प्रमुख शासक था वो शशांक था। उपरोक्त कथन जो है सभी सुमेलित हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा का उल्लेख मिलता है? प्रथम शिलालेख, 7वां शिलालेख, चौथा शिलालेख, 10वां शिलालेख। तो इसका आंसर है आपका सी, चौथा शिलालेख में अशोक के अभिलेख को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है शिलालेख में शिलालेख, सेकंड है आपका स्तंभ लेख, थर्ड है आपका गुहा लेख, ये गुहा में गुफा लेख। तो ये हो गया। सर्वप्रथम वर्ष 1837 में, किसमें? 1837 में जेम्स प्रिंसप ने जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 एशिया माइनर में स्थित बोगासकोई शिलालेख में निम्नलिखित में से किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? अग्नि, इंद्र, वरुण, नासत्य, अग्नि, वरुण, नासत्य, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, मित्र, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। तो इसका आंसर है आपका डी, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख जो है मिलता है। पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में स्थित एक बोगासकोई अभिलेख था जो 1440 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इसमें जो है इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें थोड़ा ब्लर है। जैन तीर्थंकर और संज्ञान या प्रतीक। तो आदिनाथ का क्या था? आदिनाथ का प्रतीक क्या था? तो वृषभ था। पार्श्वनाथ का आपका था सर्प। अरष्टनेमी का शंख था प्रतीक, और संभवनाथ का अश्व प्रतीक था। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, 10 शील या शिक्षा पद का सिद्धांत किस एक धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, भागवत धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है 10 शील या शिक्षा पद का सिद्धांत। इसमें 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार बनाया गया है। ये कौन कौन से हैं 10 शील आपके? अहिंसा, बोल देते हैं जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दोपहर के बाद का भोजन का निषेध, व्यभिचार न करना, मद्य का सेवन न करना, आरामदायक शस्या का त्याग करना, आभूषणों का त्याग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार सिडनी ओवेन ने कहा था कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे? फर्रुखसियर, आलमगीर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम। तो इसका आंसर है आपका सी, बहादुर शाह प्रथम के बारे में किसने कहा था? सिडनी ओवेन ने कहा था। तो बहादुर शाह का कार्यकाल कब था? तो 1707 से लेकर 1712। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तुरंत बहादुर शाह बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजपूत जय सिंह द्वितीय के कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है? इन्होंने यूक्लिड की रचना, रेखा गणित का संस्कृत अनुवाद करवाया था। इन्होंने जिज मोहम्मद शाही के नाम से सारणियों का सेट तैयार करवाया था। इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की। सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो है सत्य हैं। राजपूत शासकों में आमेर के, ये कहाँ के थे? तो आमेर के थे। आमेर के सवाई मिर्जा जयसिंह का स्थान जो है सर्वोपरि है। ये जो है महान विधिवेता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक एवं वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? सिख गुरु और कार्य उपाधि दी गई है। देखते हैं। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण किया। पूछा जाता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। अमरदास जो है सिख धर्म के लंगर की शुरुआत की। अमरदास ने किसकी शुरुआत की? तो लंगर की शुरुआत की। तो इसका आंसर सी और डी दोनों ही गलत हैं, क्योंकि लंगर की शुरुआत जो है आपके गुरु नानक ने की थी। कौन किया था? गुरु नानक ने। और इसको स्थायी रूप से कौन आगे बढ़ाया? तो अंगद ने बढ़ाया था। तो इस तरह से आपका गुरु नानक ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण नहीं की। तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। गुरु नानक जो है सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को कहा जाता है। किसे? गुरु गोविंद सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखते हैं। मैत्रक वंश कहाँ से था? तो मैत्रक वंश जो है आपका वल्लभी गुजरात में था। और पुष्यभूति वंश आपका ये कहाँ था? तो ये थानेश्वर हरियाणा में था। मौखरी वंश आपका कन्नौज में था। और चेदी वंश आपका कलिंग जो उड़ीसा में है। आज कलिंग पे ही अशोक ने आक्रमण किया था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28। प्रयाग प्रशस्ति लेख के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह हरिसेन द्वारा रचित है। शाहजहां ने इसे इलाहाबाद के किले में सुरक्षित कराया था। यह चंपू शैली में रचित है। तो इसका आंसर है सी। केवल दूसरा जो है असत्य है और सभी जो फर्स्ट और थर्ड है ये दोनों ही सत्य हैं। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख को चंपू काव्य शैली में रचित किया था। यह लेख जो है मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। सबसे पहले कहाँ स्थित था? तो कौशाम्बी में स्थित था, जहां से मुगल सम्राट अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में सुरक्षित करवाया था। शाहजहां ने नहीं, किसने? अकबर ने। अकबर ने यहाँ सुरक्षित करवाया था इलाहाबाद के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। महाजनपद है और राजधानी दी हुई है। देखते हैं। अंग की जो राजधानी है वो चंपा है आपकी। चेदी की जो है सुक्तमती है आपकी राजधानी। मत्स्य का आपका विराट नगर है। और वज्जी की जो राजधानी है वो है आपकी वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली है। और वत्स किसकी राजधानी है? तो कौशाम्बी की। वत्स आपकी कौशाम्बी की राजधानी है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका डी। डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किसी देश के अधिक आर्थिक विकास के लिए पूंजी उत्पाद अनुपात होना चाहिए। कम, अधिक, कभी कम कभी अधिक, सदैव अधिक। तो इसका आंसर है ए, कम होना चाहिए। उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लगी पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। जिस देश में यह अनुपात जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा। विकासशील देशों में विकास दर के अपेक्षित स्तर को न प्राप्त कर पाने का एक प्रमुख कारण आपका क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही सुमेलित है। देखते हैं कौन सही सुमेलित है। राजकोषीय नीति
यह आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित है। मौद्रिक नीति जो है आरबीआई से संबंधित है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है 32, कौन सा एक असत्य है? तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ। बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर इसमें शामिल थे। तो इसका आंसर है बी, केवल आपका दूसरा सही है, दूसरा गलत है और फर्स्ट आपका आंसर सही है, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है तो दूसरा आपका असत्य है। देखते हैं, तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, जो 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में हुआ था। इसमें दक्कन के 4 संयुक्त सैनिक संघों द्वारा, जिसमें कौन कौन था? तो अहमदनगर था आपका, बीजापुर था, गोलकुंडा था और बीदर था। बरार इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो इनके बीच जो है युद्ध हुआ था, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन गलत था, क्योंकि इसमें बरार शामिल नहीं था। बाकी सभी इसमें शामिल थे विजयनगर साम्राज्य के पराजित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने अपने राज्यारोहण के उपरांत कृषि उपकर को समाप्त कर दिया था, उसका क्या नाम था? हक ए सर्व, अबवाब, इगलाक, ससगनी। तो इसका आंसर है आपका सी, अबवाब था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए जो कृषि कर को क्या कहते थे? हम अबवाब कहते थे। हक ए सर्व क्या था? तो ये सिंचाई कर था। कैसा कर था? ये सिंचाई कर था। इगलाक क्या था? इगलाक प्रथा का प्रारंभ फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह एक प्रकार की हुंडी थी, जिसमें सैनिक राजस्व अधिकारी से वेतन प्राप्त करते थे। ससगनी जो थी वो आपकी चांदी का सिक्का था। ससगनी क्या था? चांदी का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 3 राज्यों में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है आपका बी, कर्नाटक जो है इसमें नहीं आता है। पुदुचेरी में टोटल 3 राज्यों में फैला है पुदुचेरी। देखते हैं कहाँ कहाँ। पुदुचेरी जो है आपका ये तमिलनाडु के तट पे है, तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है आपका। और कराईकल भी आपका ये कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। तो पुदुचेरी और कराईकल आपका, कराईकल तमिलनाडु में है और यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। यनम कहाँ है? यनम आंध्र प्रदेश में। केरल में जो है माहे है। तो पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी बहती है जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य, काराकोरम कैलाश श्रेणी के मध्य, लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य और कैलाश तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य। तो इसका आंसर है आपका ए, जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य आपका सिंधु नदी बहती है। ये कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे बड़ी गार्ज बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 36, पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित 4 प्रमुख दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? देखते हैं सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर है डी, सबसे पहले आपका थाल घाट आता है महाराष्ट्र में, फिर महाराष्ट्र का भोल घाट आता है, फिर पाल घाट आता है और उसके बाद सेनकोट्टा आता है। तो ताल घाट आपका नासिक को मुंबई से जोड़ता है, भोर घाट आपको मुंबई से पुणे जोड़ता है और पाल घाट आपको कोच्चि से चेन्नई जोड़ता है। सेनकोट्टा आपको तिरुवनंतपुरम से मदुरै को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से कौन सा एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तुलबुल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। तो इसका आंसर है ए, चिनाब नदी पे कौन नहीं है? तो तुलबुल परियोजना आपका चिनाब नदी पे नहीं है, झेलम नदी पे है। कहाँ है? झेलम नदी पे। दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल परियोजना आपका चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस झील के पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। यह एक लैगून झील है। उपरोक्त में से एक झील के संबंध में मतलब कौन सा कथन है जो एक झील के संबंध में है? तो देखते हैं, पुलिकट झील, वेम्बनाथ झील, चिल्का झील, लोकटक झील। तो इसका आंसर है आपका
बी, वेम्बनाड झील के बारे में ये सभी कथन हैं। तो वेम्बनाड झील आपका केरल में स्थित है, केरल में, और यहाँ से जो है पंबा एवं पेरियार सहित 10 नदियाँ जो है आकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर शाखा द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि क्यों होती है कम? यह वृष्टि छाया प्रदेश है। यह पूर्वी भाग में आते जो है अरब सागर कमज़ोर पड़ जाती है। अरावली पर्वत इन हवाओं के समानांतर पड़ता है। तो इसका आंसर है ए। ये जो है पर्वत के जस्ट नीचे वाला भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है या होती भी नहीं है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख जातियाँ और प्रदेश दिए हुए हैं, देखते हैं। जयंतिया जो है आपकी मेघालय से संबंधित है। मीरी जनजाति आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ओंगे जनजाति कहाँ है ये आपकी? तो ये आपकी अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में आपकी ओंगे जनजाति है। निकोबार में कुकी जनजाति आपका त्रिपुरा में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 41। भारत की पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह पोताश्रय के मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकले होने के कारण तूफानों से स्वतः सुरक्षित है। बेलाडीला क्षेत्र के लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। यह कथन किस बंदरगाह के बारे में है? एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर है आपका डी, विशाखापट्टनम के बारे में ये सभी कथन जो है कहे जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अजंता पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी। तो इसका आंसर है बी, मैकाल पहाड़ी जो है आपकी ये छत्तीसगढ़ व एमपी में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और एमपी की सीमा पर स्थित है, न कि महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता, सतमाला और बालाघाट आपकी ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। मैकाल पहाड़ी के पश्चिमी भाग में नर्मदा, उत्तरी भाग में सोन एवं दक्षिणी भाग में महानदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण नहीं करता है? काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, न्यू गिनी द्वीप। तो इसका आंसर है आपका डी, न्यू गिनी द्वीप जो है एशिया और यूरोप के सीमा निर्धारण का कार्य नहीं करता है, जबकि काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर ये आपका एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। न्यू गिनी द्वीप जो है वो कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है जो एक सही सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये है आपका, तो ये अरब प्रायद्वीप है। भारतीय प्रायद्वीप नहीं है, अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप। टोंकिन की खाड़ी आपके वियतनाम के पूर्व में है। पीला सागर आपका कोरिया के पश्चिम में है। अराफुरा सागर आपके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है ए ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 45। बेका घाटी जो मुख्यतः सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है स्थित है। कहाँ स्थित है? मलेशिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो इसका आंसर है आपका बी, लेबनान में स्थित है बेका घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कर केवल गैर मुस्लिमों से लिया जाता था? खराज, जकात, खुम्स, जजिया। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है डी, 1 और 4। खराज और जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और आपका जकात और खुम्स जो है मुसलमानों से लिया जाता था। तो जजिया जो है आपसे एक तीर्थ कैसा था? ये तीर्थ कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, तीर्थ कर। अब मुसलमानों से जो धार्मिक कर लिया जाता था वो कौन सा था? तो वो आपका जकात था। ये भी एक धार्मिक कर था।
खुम्स जो था वो लूटा गया माल, युद्ध में जो लूट लिए जाते थे माल, उसका क्या था, ये था, खुम्स था। खराज आपका किससे संबंधित, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कृषि से संबंधित जो कर होता था वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। प्रमुख राजवंश और संस्थापक दिए हुए हैं। बीजापुर कहाँ, सॉरी, आदिल शाही किससे संबंधित था, तो इससे जो संबंधित था वो कुतुब शाही था। आपका यूसुफ आदिल शाही किससे संबंधित था, कुली कुतुब शाही से। तो इसको देखते हैं हम। आदिल शाही जो राजवंश था उसका संस्थापक आपका यूसुफ आदिल शाह था। और निजाम शाही राजवंश का संस्थापक कौन था, तो मलिक अहमद था। और इमाद शाही का जो संस्थापक था वो कौन था, तो फतह उल्लाह इमाद शाह था, इमाद शाह। और कुतुब शाही राजवंश का संस्थापक आपका कुली कुतुब शाही था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही नहीं है। इमाद शाही का संस्थापक कौन था, तो फतह उल्लाह अहमद शाह था, सॉरी इमाद शाह था। तो इस तरह से आपका आंसर होता है सी। आदिल शाही जो है यूसुफ आदिल शाही संबंधित था, निजाम शाही जो है मलिक अहमद संबंधित था उससे, और कुतुब शाही से आपका कुली कुतुब शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48। संस्थाएं और स्थापना वर्ष है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपका 1784 में हुई थी। किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना आपका 1839 में हुआ था। किसने किया था, देवेंद्र नाथ ठाकुर। क्या नाम था, देवेंद्र नाथ ठाकुर। और प्रार्थना समाज की स्थापना आपका 1867 में हुआ था। किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कौन सा कथन सुमेलित है, तो प्रोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन आपके सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर है 49। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ द्वारा न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। तो इसका आंसर है सी। ए तो सही है लेकिन आर आपका नहीं सही है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था क्योंकि इन्होंने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया गया। किस तिथि को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका आंसर है सी। 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है 1905 में जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। अब बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। इसी दिन जो है शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से। तो इसका आंसर है ए, भारत छोड़ो आंदोलन से आपका ऑपरेशन जीरो आवर है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी द्वारा कहा गया कि करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत यह कहा गया कि कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वायसराय का यह कहना था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है तथा तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। लॉर्ड लिटन, एल्गिन द्वितीय, डफरिन, ऑकलैंड। तो इसका आंसर है आपका बी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाल विवाह से संबंधित निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को पारित करने में बीएम मालावारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ब्रह्म मैरिज एक्ट, शारदा एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम। तो इसका आंसर है आपका डी, सम्मति आयु अधिनियम जो था 1891 में आया था। कब आया? 1891 में। ये पारसी कौन सा समाज से थे? ये तो पारसी समाज से समाज सुधारक थे बीएम मालावारी। इनके प्रयासों से जो है सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। इसमें जो है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो 12 वर्ष। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इस अधिनियम का विरोध भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 54, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। मजदूर संगठन है और संस्थापक की बात की जा रही है। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है एनएम जोशी ने की थी। मद्रास लेबर यूनियन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बीपी वाडिया ने। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? तो इसका जो है संस्थापक पटेल और राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद द्वारा हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना 1938 में की गई थी। और इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किसने की? तो एमएन रॉय ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है? लेडो जेस्काटे ओजीरो यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह रूस में अवस्थित है। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन सही हैं। यूरोप की झील जो है हिमालयकृत है, जिसमें सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी लेडो जेस्कोए है। यह ओजेरा रूस में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं। देश है और राजधानी दी जा रही है। नाइजीरिया की राजधानी जो है अबूजा है। माली की राजधानी आपकी बमाको है। पराग्वे की राजधानी असन सियान है। और बारबाडोस की राजधानी आपका ब्रिज टाउन है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 57, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोलैंड व जर्मनी की सीमा बनाती है? डॉन नदी, सीन नदी, ओडर नदी, निस्टर नदी। तो इसका आंसर है आपका बी, ओडर नदी जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखते हैं। काला सागर की लवणता भूमध्य सागर से अधिक है। काला सागर में अपेक्षाकृत नदियों द्वारा जलापूर्ति अधिक है। तो इसका आंसर है डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। सागरी जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को हम सागरी लवणता कहते हैं। इसे जो है प्रतिशत में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म महासागरीय धारा है? कनारी, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला, लेब्राडोर। तो इसका आंसर है आपका सी, गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो आपकी गर्म जल धारा है। यह कहाँ है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं सभी धाराएं। गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो कहाँ बहती है? तो न्यू फाउंडलैंड या यूं कहे कि लेब्राडोर सी के पास बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धाराएं आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर बार एक एक कोई ना कोई एक धारा रख दी जाती है। देखते हैं। सही कथन सुमेलित नहीं है। डॉगर बैंक आपका कहाँ है? तो डॉगर बैंक आपका उत्तरी सागर में है या नॉर्थ सी में है। किरुना आपका जो है लौह अयस्क का क्षेत्र है। पेरिस आपका जो है नोडल नगर है। पेरिस कैसा नगर है? तो नोडल नगर है। और फ्रांस आपका, फ्रांस कहाँ है? तो देखते हैं। फ्रांस आपका यूरोप में है। अब मेसेटा का पठार जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ है? तो स्पेन प्लस पुर्तगाल में स्थित है। पुर्तगाल। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 61, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं।
पिग्मी जनजाति आपका कहाँ मिलती है? तो कांगो बेसिन में मिलती है। बुशमैन आपका कालाहारी में मिलती है। बतू जनजाति जो है सहारा में मिलती है। और मसाई जनजाति आपको पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4 सभी जो हैं सुमेलित हैं। ये इम्पॉर्टेंट जनजातियां हैं, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर कोई ना कोई कथन में रख के पूछ ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पठार सबसे बड़ा एवं अंतः प्रवाह बेसिन का उदाहरण है? कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, अलास्का का पठार, ग्रेट बेसिन का पठार। तो इसका आंसर है आपका डी। ग्रेट बेसिन का जो पठार है वो आपका कैसा पठार है? तो अंतः प्रवाह बेसिन का पठार है। कोलंबिया, कोलोराडो, अलास्का, मैक्सिको एवं ग्रेट बेसिन का पठार सभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित हैं। ये सभी अंतर पर्वतीय पठार हैं। ग्रेट बेसिन का पठार आपका सबसे बड़ा है, जो अंतः प्रवाह बेसिन का उदाहरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63। कौन सा एक सत्य है? देखते हैं कौन सत्य है। ग्रेट बैरियर झील ग्रेट लेक्स के अंतर्गत सम्मिलित है। सुपीरियर झील जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नियाग्रा जलप्रपात आपका ओंटारियो और मिशिगन झील के बीच स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। केवल दूसरा कथन आपका सही है। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं, जो हैं आपकी सुपीरियर, सबसे पहले आएगी सुपीरियर झील, फिर आएगी ह्यूरॉन झील, फिर आएगी मिशिगन झील, और फिर आएगी इरी, और सबसे लास्ट में है ओंटारियो। सुपीरियर झील जो है विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नियाग्रा जलप्रपात किस पे है? तो इरी और ओंटारियो में आपका नियाग्रा जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात किन नदी मतलब किन के बीच है, किन झील के बीच? तो इरी और ओंटारियो के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 64। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। खनन क्षेत्र है और खनिज है। मलच खंड आपका जो है किससे संबंधित है, किस खनिज से? तो तांबा से संबंधित है। जादूगोड़ा आपका यूरेनियम से संबंधित है। नेल्लोर आपका कहाँ है? नेल्लोर आपका किससे संबंधित है? तो अभ्रक से, जो आंध्र प्रदेश में है। तातापानी राम कोला आपका किससे संबंधित है? कोयला से। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन सही है। मलचखंड तांबा, जादूगोड़ा यूरेनियम, नेल्लोर अभ्रक और तातापानी राम कोला कोयला से संबंधित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर है 65। निम्नलिखित में से कौन एक घाटी सेब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? किन्नौर घाटी, फूलों की घाटी, शांत घाटी, युथांग घाटी। तो इसका आंसर है ए, किन्नौर घाटी। ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये सेब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में है। शांत घाटी जो है केरल में स्थित है। युथांग घाटी आपका सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी। तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन माना जाता है और विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर है आपका सी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला है। ये डोपिंग एजेंसी है, तो जाहिर सी बात है खेल से संबंधित है, तो खेल मंत्रालय ही इससे रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एक अन्य प्रोटीन रेनिन होता है। दूध में एल्बुमिन नामक एंजाइम पाया जाता है। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है डी। न तो एक गलत है और न ही 2 गलत है। दूध में जो है खनिज, लवण, लैक्टोज तथा विटामिन इत्यादि मुख्य अवयव पाए जाते हैं। दूध में एल्बुमिन नामक एक अन्य प्रोटीन भी पाया जाता है। दूध जो है प्रोटीन पचाने का कौन सा एंजाइम काम करता है? तो रेनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रोग है और प्रभावित अंग है। देखते हैं। रेबीज से आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है।
इन्फ्लुएंजा से आपका श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। सिफिलिस रोग से आपका जननांग प्रभावित होता है। और टाइफाइड से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है, न कि फेफड़ा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन। सिल्वीकल्चर जो है आपका वन संवर्धन से संबंधित है। और एग्रोनॉमी आपका फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी, तीनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 71, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनकी फसलों के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित हैं? फसल और जीवाणु दिए हुए हैं, देखते हैं। सोयाबीन जो है राइजोबियम जैपोनिकम से संबंधित जीवाणु है, ठीक है। जलीय फर्ण आपका एनाबिना एजोली से संबंधित है। तीन पतिया घास जो है आपका राइजोबियम ट्राइफोली से संबंधित है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है डी। तीनों ही कथन आपके सही सुमेलित हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनकी फसलों के प्रश्नगत जो है भी दिए हुए हैं आपके सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड आपका जलमग्न धान के क्षेत्र से निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका थर्मल पावर स्टेशन से निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये कहाँ से निकलती है? तो ये आपके फ्रिज, जो घरों में फ्रिज है, एसी है, यहाँ से निकलती है, ना कि ऑटोमोबाइल से निकलती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 73, लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। फिर सोफेरिक ऑक्साइड नामक पदार्थ की भूरी परत लोहे पर जम जाती है। तो इसका आंसर है ए। आपके दोनों ही कथन सही हैं, दो और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है, याद रखिएगा ये स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर है 74, विषाणु को कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है क्योंकि ये सर्वथा संक्रामक परिजीवी के रूप में होते हैं, इनमें कोशिका नहीं होती है, ये विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं, उपरोक्त सभी कारण सत्य हैं। तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो है सही है। वर्ष 1938 ईस्वी में M.J. स्लाइडन तथा 1839 में दियोथेर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरा तथा दूरबीन के लेंस बनाने में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच, फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, क्राउन कांच। तो इसका आंसर है आपका सी, फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है कैमरा और दूरबीन के लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलकों में से किस एक को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से जाना जाता है? पॉलीएथिलीन, डेक्रॉन, टेफ्लॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, टेफ्लॉन को जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। टेफ्लॉन का उपयोग जो है बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 77, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग के संदर्भ में बेमेल युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, देखते हैं। एक्टिनोमीटर आपका सौर विकिरण का मापक करता है। एक्टिनोमीटर क्या करता है? सौर विकिरण का मापक करता है। और ग्रेविमीटर जो है विशिष्ट स्थान पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक करता है। तो ग्रेविमीटर क्या करता है? आपका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मापक करता है। कैथोमीटर आपका ऊर्ध्वाधर दूरी का मापक करता है। और क्रेस्कोग्राफ आपका पौधों की वृद्धि का मापन करता है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है बी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 78, शरीर में रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है।
हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो है सही सुमेलित है। शरीर में जो है रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। और हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या का ज्ञात किया जाता है। रुधिर का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79। कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पर्वत और स्थिति दी है, देखते हैं। कास्केड रेंज आपका कहाँ है? तो ये माउंट रेनियर पे जो है, कास्केड रेंज जो है आपका कनाडा में है और इसकी जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट रेनियर है। ड्रेकेंसबर्ग आपका दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है, ड्रेकेंसबर्ग। जाग्रोस पर्वत जो है आपका ईरान में है। कहाँ पे है? तो ईरान में है, ना कि तुर्की में। मालागासी श्रेणी आपकी मेडागास्कर द्वीप में है। तो मालागासी कहाँ है? मेडागास्कर में है। और जाग्रोस आपका ईरान में है। ड्रेकेंसबर्ग आपका दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। कास्केड रेंज आपका कनाडा में स्थित है। इस तरह से आपका आंसर होता है सी, ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा, ब्लैक फॉरेस्ट, सतपुड़ा, सॉल्ट रेंज। तो इसका आंसर है आपका ए, सियरा नेवादा। सबसे विस्तृत यानी ये सभी ब्लैक पर्वत हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? तो सियरा नेवादा, जो कहाँ पे है? यूएसए अमेरिका में स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। ज्वालामुखी और क्षेत्र है, देखते हैं। किलायू जो है आपका, किलायू कहाँ है? तो हवाई द्वीप पे आपका किलायू है। और म्याना आपका कहाँ है? तो ये फिलीपींस में है म्याना। ज्वालामुखी पर्वत, जो फिलीपींस का ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है? म्याना है। माउंट पेली आपका मार्टिनिक द्वीप पर है। और चिम्बरे जो आपका कहाँ है? तो चिम्बरे जो आपका इक्वाडोर, जो साउथ यूएसए में है, या दक्षिण अमेरिका हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर होता है सी ऑप्शन सही है। ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं और ये कहाँ अवस्थित है, उनकी अवस्थिति दी है। किलायू आपका हवाई द्वीप में, म्याना फिलीपींस में, माउंट पेली आपका मार्टिनिक द्वीप में, चिम्बरे जो आपका इक्वाडोर में। क्वेश्चन नंबर है 82। सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पी तरंगे आपकी सर्वाधिक वेगवान होती हैं, मतलब पी तरंगे में सबसे अधिक वेग होता है। और एस तरंगे आपका तरल पदार्थ में विलुप्त हो जाती है। एस तरंगे जो होती हैं ये तरल पदार्थ में नहीं चलती, जबकि पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। पी तरंगे सिर्फ किस में चलती हैं? ठोस में चलती हैं, तरल में नहीं चलती हैं। और एल तरंगे जो होती हैं ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, क्योंकि ये सतह के पास चलती हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन गलत पूछा जा रहा है, ये हटा दीजिए। नहीं का सब सही सुमेलित हैं, सभी जो हैं सभी कथन आपके सही सुमेलित हैं, कोई भी कथन गलत सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 83। सत्य कथनों का चयन कीजिए। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश तथा ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय विखंडन है। हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है ए। 1 और 3 तो सही हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो किस पे है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पे? नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन से होता है और हाइड्रोजन बम और सूर्य के जो प्रकाश है वो किससे होता है? नाभिकीय संलयन से आधारित है। क्वेश्चन नंबर है 84। मेघा आच्छादित रात में ओस की बूंद नहीं बनती है। पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या कभी कर रहे हैं हम। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं स्वच्छ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 85। निम्नलिखित में से किन मदों को
किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। विदेशों से प्राप्त उपहार, अंशपत्र का क्रय विक्रय, घरेलू सेवाएं, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी जो है शिवरामन समिति का संबंध निम्न में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका आंसर है आपका ए, नाबार्ड से संबंधित है शिवरामन समिति। जो कब आई थी? तो जुलाई 1982 में आई थी। शिवरामन समिति के सिफारिश पर ही नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मानदंड का निर्धारण, सीमांत स्थायी सुविधा दर। तो इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन आपका गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के निर्धारण में तथा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने हेतु साख नियंत्रण की दो विधियां प्रयोग की जाती हैं। पहला है आपका परिमाणात्मक साख नियंत्रण, दूसरा है आपका गुणात्मक साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत जो है साख नियंत्रण की ये सारी विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है? अहमदाबाद, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जयपुर में अवस्थित नहीं है। सेबी का कार्यालय जो है आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थापित है, 4 जगह पे। और इसकी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, यहाँ पे जो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है और चेन्नई में है। अब मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है सेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड की बनी होती है। तो इसका आंसर है डी। ए तो गलत है लेकिन आर सही है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है और कोशिका झिल्ली नहीं वरन कोशिका भित्ति जो है कोशिका के एक निश्चित और आकार देने में सहायक होती है। कौन होता है? तो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, न कि कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। उपयुक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है केवल एक सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, जबकि तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग जो है बढ़ जाता है। उच्च तापमान पर अणु अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 91, 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग जो हैं कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र में नियोजित हैं? 60.5, 59.3, 65% और 65.5%। तो इसके आंसर है बी, 59.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से नियोजित हैं या संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस मृदा का रंग जो है रेगुर मृदा के समान काला होता है? परवा मृदा, राकद मृदा, भोंडा मृदा और मार मृदा। तो इसका आंसर है डी, मार मृदा का जो रंग है वो काली मृदा या रेगुर मृदा के समान काला होता है। मार को हम भाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका?
भाड़ या मार जो भी हो, तो इसी को हम कहते हैं काली मृदा के समान ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93। असत्य कथन पर चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर है आपका बी, केवल दूसरा आपका सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों के माध्यम से 80% की जाती है। कितनी प्रतिशत? तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में। नलकूप जो है 20वीं शताब्दी की देन है। प्रदेश में इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1930 में मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से हुआ? सहारनपुर से नहीं, मेरठ से शुरू हुआ था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2। केवल 2 ही असत्य है, आपका फर्स्ट सत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यह सहारनपुर से शुरू होके ना होके मेरठ से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 94। नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? मरकरी एवं खोह क्षेत्र मिर्जापुर, सोनराई क्षेत्र ललितपुर, भीखमपुर क्षेत्र ललितपुर, कजराहट क्षेत्र सोनभद्र। तो इसका आंसर है आपका ए, मकरी एवं खोह क्षेत्र मिर्जापुर में जो है नॉन फायर प्लास्टिक क्ले मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनघनत्व न्यूनतम है? सोनभद्र, शामली, महोबा, ललितपुर। तो इसका आंसर है आपका डी, ललितपुर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले हैं। पहला आपका ललितपुर है, फिर सोनभद्र है, उसके बाद हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का किस क्रम का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा? चौथा, तीसरा, पांचवा, छठा। तो इसका आंसर है बी, पांचवा होगा। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भारत से पृथक कर दिया जाए तो यह विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र होगा। प्रथम 4 देश कौन होंगे? चीन, भारत, USA और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, दादर एवं नागर हवेली, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है सी, दादर एवं नागर हवेली की जो है 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है। कितनी है? तो 55.9%। मेघालय की जो है 27.9%। सेकेंड पे आपका मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98। जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, नागालैंड, केरल, सिक्किम। तो इसका आंसर है आपका डी, सिक्किम जो है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन है? आपके सिक्किम, केरल, त्रिपुरा। सिक्किम में कितना है? 156.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पारितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक है? मैंग्रोव, घास स्थल, महासागर, झील। तो इसका आंसर है आपका ए, मैंग्रोव का। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होती है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2003, 11 दिसंबर 2001, 11 दिसंबर 2002, 11 दिसंबर 2000 को। तो इसका आंसर है आपका बी, 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है आपका सी, 21.71% वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 21.71%।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी ताहर पाई जाती है पराम्बीकुलम राष्ट्रीय पार्क में, सत्यमंगलम राष्ट्रीय पार्क में, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, मुडुमलाई राष्ट्रीय पार्क में। तो इसका आंसर है आपका सी, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में जो है नीलगिरी ताहर पाई जाती है। नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। यह दुर्लभ पर्वतीय बकरियां हैं जिन्हें हम नीलगिरी ताहर कहते हैं। ताहर क्या है? तो ये बकरी है। क्वेश्चन नंबर 103, सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। रानीपुर जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है? चित्रकूट में है। कछुआ जो है वन्य जीव विहार आपका वाराणसी में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार आपका कहाँ है? तो ललितपुर में है, ललितपुर। ये सभी यूपी के हैं, आपको याद रहना चाहिए। और किशनपुर कहाँ है आपका? लखीमपुर खीरी में है। तो इस तरह से आपका आंसर होता है सी, ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104, उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश का जलीय अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र तराई क्षेत्र है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका सी, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में टर्सरी मिट्टी पाई जाती है। टर्सरी युग की मिट्टी आपकी पाई जाती है। टर्सरी मिट्टी में चाय की कृषि हेतु यह उत्तम होती है। उत्तर प्रदेश का जलीय अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक गोमती नदी के तट पर स्थित है? सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये सभी किसकी नदी पे है? तो गोमती नदी के तट पे स्थित है। गोमती नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। किस झील से निकलती? फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में उत्पाद विशेष के चिन्हांकन का प्रमुख आधार है। रोजगार, सृजनशीलता, विकास संभाव्यता, विपणन सामर्थ्य, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो है इसी आधार पे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद वन प्रोडक्ट जो है चयन किया जा रहा है। उससे क्या होगा? रोजगार मिलेगा, विकास होगा और विपणन मतलब एक दूसरे की बिक्री भी की जाएगी वहाँ से। यह योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर यह योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली निम्न जनजातियों में से कौन सी एक सोनभद्र जिले में निवास नहीं करती है? पानिका, सहरिया, अगरिया और पहरिया। तो इसका आंसर है सी, सहरिया जो है ये आपका सोनभद्र जिले से संबंधित नहीं है। सहरिया जनजाति कहाँ संबंधित है? तो ये ललितपुर में पाई जाती। कहाँ? ललितपुर में पाई जाती है। पनिका जो है सोनभद्र तथा मिर्जापुर दोनों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सैनिटरी मार्ट योजना का प्रारंभ कब किया गया था? जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा जो सिर पर मैला ढोने वाले लोग थे वो जब बेरोजगार हो गए तो उनके लिए कौन सी जो है योजना प्रारंभ की गई? सैनिटरी मार्ट योजना। ये कब प्रारंभ की गई थी? तो देखते हैं। इसका आंसर है वर्ष 2001-2 के दौरान प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना, उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। उपरोक्त की स्थापना एवं कालक्रम की दृष्टि से पहले से बाद के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई, 1972 में। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में, 1976 में।
उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई थी? तो 1989 में, 89 में। तो इस तरह से आपका आंसर होता है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रास्फीति हो जाती है। आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। मुद्रा के अवमूल्यन से आयातकर्ता देश में मुद्रास्फीति नहीं होती है, क्योंकि देश में आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण कीमत स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 111। निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना हुई थी? 1957, 1962, 1960, 1959। तो इसका आंसर है आपका ए। 1957 में जो है निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो निर्यात ऋण के जोखिम को कवर करते हुए विदेश व्यापार का संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर है 112। गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम दिया गया था। किसमें दिया गया था? वी.एस. नायपाल द्वारा, अमर सेन द्वारा, महबूब उल हक द्वारा, मोहम्मद यूनुस द्वारा। तो इसका आंसर है आपका डी, मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरे स्वयं सहायता समूह का विचार सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस द्वारा दिया गया। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो हैं 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार भी शांति का मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्वितीय बार 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969, 1970, 1975, 1980। तो इसका आंसर है आपका डी। 1980 में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया, ऐसे याद कर सकते हैं। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे में कुल प्राप्ति एवं कुल व्यय के साथ सरकार के देयताओं को भी सम्मिलित किया जाता है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक होता है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है सी, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैश्विक संस्था को उसके कार्यों की दिशा पर सलाह देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति का गठन किया गया है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो इसका आंसर है आपका बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक, जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फिनेंशियल कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सुझाव पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 116। कौन सा कथन सत्य है राष्ट्रीय विनिवेश और अवसंरचना कोष के संबंध में? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2015 में इसके गठन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह देश को अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है आपका डी, कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। देखते हैं, राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के संबंध में प्रश्नगत दिए गए कथन, इसके दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, इसलिए आंसर डी ले रहा है कि 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष के संबंध में दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। इस कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या था? अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करना, मतलब तेजी से करना। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण अधिकारी संरचनात्मक विकास निधि के संबंध में असत्य है?
इसकी स्थापना नीति आयोग के तहत की गई है, वर्ष 2005 में स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही कथन आपके असत्य हैं। ग्रामीण आधिकारिक संरचना विकास निधि की स्थापना आपका नाबार्ड के तहत की गई। किसके तहत? नाबार्ड के तहत। और 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1995 को। तो इस तरह से ये आपके दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर प्रदेश से दक्षिण पूर्व की ओर है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है। तो इसका आंसर है बी। ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग जो है ऊंचा है तथा दक्षिण पूर्व की ओर ढलान होने के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां जो है नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है, जैसे गंगा और यमुना है। प्रदेश के मैदानी भाग में समानांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है, जैसे गंगा और यमुना की अधिकांश सहायक नदियां समानांतर अपवाह तंत्र में प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन नंबर है 119। 118 के बाद डायरेक्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 130। 119 नहीं है इस पेज में, तो हम 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में, कब? फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समानता की प्रतिमूर्ति या स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। मूर्ति संबंधित किससे संबंधित है? संत रविदास से, पेरियार से, संत रामानुजाचार्य से, वाल्मीकि से। तो इसके आंसर है आपका सी, संत रामानुजाचार्य से यह संबंधित मूर्ति है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यह कितने फीट ऊंची है? तो 216 फीट ऊंची है। और 11वीं सदी के जो हैं संत रामानुजाचार्य हैं, ये एक संत और समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म कहाँ हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है 131। जनवरी 2022 में दक्षिण एशियाई देश इंडोनेशिया ने नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। अब इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी, क्या होगी? योग्याकार्टा, बोगोर, नुसंतारा, एकल। तो इसका आंसर है आपका सी, नुसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। देखते हैं इसके बारे में। नुसंतारा का अर्थ द्वीप समूह है। नुसंतारा का जो अर्थ है वो द्वीप समूह है। यह पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर है 132। निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर गीतांजलि श्री ने जो है रेत समाधि पुस्तक के लिए 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? एमिलिया यंगमैन, इसाबेल थॉमसन, एम्मा मिया और डेजी रॉकवेल। तो इसका आंसर है डी, डेजी रॉकवेल के साथ इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में टाइम पत्रिका द्वारा विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। भारत के 3 व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है हमें। देखते हैं। अरविंद केजरीवाल, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज, करुणा नंदी। तो इसका आंसर है ए, अरविंद केजरीवाल जो है इससे संबंधित नहीं है टाइम पत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 134। मई 2022 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2022 के सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की वार्षिक रैंकिंग जारी की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? नेमार, लियोनेल मेसी, रोजर फेडरर और टॉम ब्रैडी। तो इसका आंसर है आपका बी, लियोनेल मेसी को जो है फोर्ब्स पत्रिका 2022 के सर्वाधिक भुगतान वाले एथलीटों की वार्षिक रैंकिंग में प्रथम सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत के संबंध में कथनों पर विचार करना है। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसका निर्माण मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है आपका बी, दूसरा कथन आपका असत्य है। यह जो है INS विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो कहाँ रखा गया? भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है।
यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड किसने किया? कोचिन शिपयार्ड ने किया है। कोचिन शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के शीर्ष रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान वियना ऑस्ट्रिया को दिया गया है। यह इंडेक्स जारी किया किसके द्वारा? यह इंडेक्स जारी किया गया है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट UNSDN IMD द्वारा, जर्मन वाच तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर है ए, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। तो सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है आपका? ऑस्ट्रिया का वियना। और इंडिया में कौन से ऐसे 2 शहर हैं जिसको इस इंडेक्स में शामिल किया गया है? तो वो हैं आपके दिल्ली और मुंबई। दिल्ली और मुंबई को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में। रहने योग्य शहरों की सूची में सबसे अच्छे जो भारत के हैं वो कौन से हैं? दिल्ली और मुंबई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया? तो CEO किसको नियुक्त किया गया है? देखते हैं। विनय प्रकाश सिंह को, अनिल कुमार लोहाटी को, दिनेश कुमार शुक्ला को, परमेश्वरन अय्यर को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, परमेश्वरन अय्यर को। अब इनके स्थान पर भी किसी और को CEO नियुक्त किया गया है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और ये आपको तैयार होना चाहिए। प्लीज आंसर मी। क्वेश्चन नंबर है 138, जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का अपनाने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम। तो इसका आंसर है डी, असम। जून 2022 में असम वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को अपनाने वाला भारत का अंतिम राज्य बना। असम इस कार्ड को अपनाने वाला 36वां राज्य बना। कौन सा? 36वां राज्य बना है। असम को जोड़ने के साथ ही भारत के सभी 36 राज्यों एवं यूटी में यह योजना लागू हो चुकी है, वन नेशन वन राशन कार्ड। क्वेश्चन नंबर है 139, जून 2022 में निर्माण सैनिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस मंत्रालय द्वारा निपुण योजना शुरू की गई? निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्मन वर्कर्स। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा निपुण योजना को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 140, जून 2022 में भारत एवं किस देश के मध्य संप्रीति एक्स संयुक्त सैन्याभ्यास का आयोजन किया गया? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स। तो इसका आंसर है आपका ए, बांग्लादेश के मध्य भारत और बांग्लादेश के मध्य संप्रीति एक्स का संयुक्त सैन्याभ्यास होता है। ये कहाँ किया गया है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ, बैक टू नेचर, प्लास्टिक पॉल्यूशन, अर्थ आवर मदर। तो इसका आंसर है आपका ए, ओनली वन अर्थ। 5 जून 2022 को मनाए गए पर्यावरण दिवस की मुख्य थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में प्रारंभ किए गए हर घर दस्तक 2.0 अभियान का उद्देश्य क्या था? घर घर में शौचालय की व्यवस्था को सुनिश्चित करना, बच्चों को संक्रामक रोग से बचाने हेतु टीकाकरण अभियान, सभी पात्र लाभार्थियों को पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करवाना, बुजुर्गों को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु विशेष खुराक प्रदान करना। तो इसका आंसर है सी, सभी पात्र लाभार्थियों को पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करवाना दस्तक अभियान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 143, जुलाई 2022 में किस राज्य की काई चटनी को भौगोलिक संकेतक या GI टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसका आंसर है आपका बी, उड़ीसा को जो है
काई चटनी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। इस चटनी का निर्माण रेड वीवर एंट से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 144। जून 2022 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की 26वीं बैठक का आयोजन किगाली रवांडा में किया गया। इस बैठक में किन 2 अफ्रीकी देशों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया? गैबन, टोगो, मार्टिनिया और सेनेगल, इथियोपिया और सोमालिया, कैमरून एवं गैबून। इसका आंसर है ए, गैबन और टोंगो को जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने से संबंधित नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना किन दो देशों के मध्य आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है डी, जर्मनी और रूस के मध्य नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना शुरू की गई। किससे संबंधित है ये? तो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 146। मई 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो के साइबर रक्षा समूह में सम्मिलित हुआ? दक्षिण कोरिया, पोलैंड, यूक्रेन, स्पेन। तो इसका आंसर है ए, दक्षिण कोरिया। मई 2022 में दक्षिण कोरिया जो है नाटो के साइबर रक्षा समूह में सम्मिलित हुआ। यह नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश है। टाइम पत्रिका द्वारा जुलाई 2022 में भारत के किस शहर को विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया? पणजी को, अहमदाबाद को, कोच्चि को, मथुरा को। तो इसका आंसर है बी, अहमदाबाद को। टाइम पत्रिका द्वारा जुलाई 2022 में भारत के अहमदाबाद शहर को जो है विश्व के 50 महानतम शहरों में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 148। मई 2022 में यूपी सरकार द्वारा स्तंभ पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक शिकायतों से निपटना, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना, कुपोषण को दूर करना, महिलाओं में आत्मसम्मान के लिए नई योजनाएं बनाना। तो इसका आंसर है आपका ए, सार्वजनिक शिकायतों से निपटना। ये जो है संभव पोर्टल इसी से संबंधित है। यह किसने शुरू किया? तो यूपी ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मई 2022 में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? देहरादून, शिमला, जयपुर, गांधीनगर। तो इसका आंसर है आपका बी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर है 150। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को पहली बार सैन्य हार्डवेयर विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक इसमें शामिल नहीं है? तो इसका है, देखते हैं, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्जिम बैंक। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन आपका शामिल नहीं है। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को पहली बार सैन्य हार्डवेयर के विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई। इसमें शामिल बैंक है, एक्सिस बैंक आपका शामिल है, HDFC शामिल है, ICICI बैंक आपका शामिल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।